लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज फिर आपके लिए आर्मी अग्निवीर क्लर्क के लिए कंप्लीट प्रीवियस ईयर का ऑर्डिनल पेपर सेट सॉल्व कराएंगे। जुड़ जाइए हमारी टीम के साथ। जो भी विद्यार्थी चैनल के साथ नए जुड़ रहे हैं, गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें। प्रीवियस ईयर का ऑर्डिनल पेपर सेट न्यू पैटर्न 2025 पैटर्न पे सॉल्व कराएंगे। सभी विद्यार्थियों को अपने आंसर कमेंट करने हैं, सभी के कमेंट्स पढ़े जाएंगे। आंसर देना शुरू करें। प्रीवियस ईयर ऑर्डिनल पेपर सेट चल रहा है, जुड़ जाइए चैनल के साथ। टेहरी झील की योजना किस राज्य में है? फटाफट से आंसर देने शुरू करें, कमेंट्स पढ़े जाएंगे। पहले आप कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने शुरू कर दें। टेहरी झील की योजना किस राज्य में? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन हरियाणा, डी ऑप्शन उत्तराखंड। सभी को फटाफट से आंसर करना है, ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है कौन सा है? टिहरी बांध है, ये नोट कर लें। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो कौन सा बांध है? टिहरी बांध है। सभी बच्चे कमेंट्स करें कितनी ऊंचाई पर है। सभी बच्चे कमेंट्स करें, अपनी तैयारी दिखाएं। टिहरी बांध है भारत का सबसे ऊंचा बांध, ठीक है। और कौन सी नदी पर है? तो भागीरथी नदी, भागीरथी नदी पर है। और इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है इस परियोजना का? उद्देश्य है सिंचाई, इसके अलावा बिजली उत्पादन और नगर पालिका को जल की आपूर्ति, ठीक है। तो टिहरी झील योजना किस राज्य में? जिनका आंसर डी है, बिल्कुल राइट आंसर है उत्तराखंड। नोट कर डी इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रीवियस ईयर का ऑर्डिनल पेपर सेट चल रहा है, फटाफट से आंसर देने शुरू करें। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए? काजीरंगा कहाँ है? असम में। नोट कर ले, असम राज्य में। ए ऑप्शन गैंडा, बी ऑप्शन बाघ, सी ऑप्शन मोर, डी ऑप्शन हाथी। सभी को फटाफट से आंसर करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, भारत में कितने कुल राष्ट्रीय उद्यान है? 106 हैं। और टाइगर रिजर्व कितने हैं? 58। और आखिरी टाइगर रिजर्व जो 58वां बना है। सभी कमेंट करेंगे, अपनी तैयारी दिखाएं सभी मेहनती बच्चे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध? ए बिल्कुल राइट आंसर है, एक सींग वाले गैंडा। एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लें। सेकंड क्वेश्चन हो गया है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर करें। मानव के चर्म का रंग, ठीक है। मानव के चर्म मतलब त्वचा, चर्म मतलब त्वचा, त्वचा का अध्ययन डर्मेटोलॉजी होता है। तो चर्म का रंग किससे बनता है? फटाफट से आंसर करें। ए ऑप्शन हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन इंसुलिन, सी ऑप्शन एड्रेनालिन, डी ऑप्शन मेलानिन। फटाफट से आंसर करें। मानव के चर्म का रंग, बहुत ही प्यारे जवाब आने चाहिए, सभी के शानदार जवाब आने चाहिए। तो मेलानिन, बिल्कुल डी राइट आंसर है मेलानिन। चर्म त्वचा के अलावा आंखों और बालों को भी रंग कौन देता है? मेलानिन। आंखों और बालों को भी रंग कौन देता है? नोट कर ले, मेलानिन देता है। सभी को नोट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन फटाफट से कर दीजिए। राष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? राज्यसभा यानी उच्च सदन में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? सभी को आंसर करना है। ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 12, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर देने शुरू करें। सभी विद्यार्थी बहुत ही तेजी से आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। 12 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, सी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। क्लर्क का है, आर्मी अग्निवीर क्लर्क। प्रीवियस ईयर ऑर्डिनल पेपर सेट चल रहा है। सभी विद्यार्थी गुरु दक्षिणा के रूप में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारतीय संविधान के अंतर्गत पहला आम चुनाव कब करवाया गया? तो बता दीजिए, पहला आम चुनाव कब करवाया गया था? ए ऑप्शन 1950, बी ऑप्शन 1951, सी ऑप्शन 1952, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर करें। पहला आम चुनाव तो 51-52 में हुआ था, तो पूरा किस में हुआ? 52 में। दोनों में से एक चुनना है तो 1952 बिल्कुल राइट आंसर होगा। नोट कर लें और बताना है आपको चुनाव आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। सभी को कमेंट करना है, ठीक है। मुख्य चुनाव आयुक्त बताना है, मुख्य चुनाव आयुक्त बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छठा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन फटाफट से। मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? मानस अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन राजस्थान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मानस अभ्यारण्य जो है वो असम में है। काजीरंगा भी असम में और मानस भी असम में है, नोट कर लें, ठीक है। मानव किसके लिए प्रसिद्ध है? सभी विद्यार्थी कमेंट करें। सातवां क्वेश्चन आ गया है। पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में थी, ठीक है।
पानीपत की पहली लड़ाई। और आपको डेट बताना है किस डेट को शुरू हुई थी हरियाणा पानीपत में, डेट बताना है कौन सी डेट थी। ठीक है, हम करा चुके हैं प्रीवियस ईयर के एक ऑर्डिनल पेपर में, आपको आंसर करना है। तो 4 ऑप्शन है, बताइए किस किस के बीच हुई थी पानीपत की पहली लड़ाई। फटाफट से आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी फटाफट से आंसर करेंगे। तो इसका राइट आंसर बनेगा बाबर एवं इब्राहिम लोदी। और कौन जीता था? बाबर जीता था, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और पानीपत की 3 लड़ाई हैं, सभी बच्चे जो भी नए हैं वो बताएं कब हुई थी, दूसरी और तीसरी डेट बताएं। सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? सुगंधित जो यौगिक होते हैं उनका मुख्य स्रोत बताएं। ए ऑप्शन जल, बी ऑप्शन पेट्रोलियम, सी ऑप्शन एटमॉस्फेयर, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर आने चाहिए। सुगंधित यौगिक का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो जिनका आंसर पेट्रोलियम बी है, बिल्कुल राइट आंसर है, बी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी के कमेंट्स पढ़े जाएंगे, आप आंसर देना शुरू कर दें। 10 के बाद सभी के कमेंट्स पढ़ूंगा। ठीक है, सभी को आंसर करना है। 9वां क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करें। फीता कृमि, जिनको हम और क्या बोलते हैं? चपटे कृमि भी बोलते हैं। चपटे कृमि के साथ साथ ये क्या होते हैं? पैरासाइट, परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। किस क्लास में आता है? क्लास बतानी है, क्लास बतानी है। क्लास किस समूह में आता है? ग्रुप किस में आता है? तो प्लेटी हेलमिंथिस में आता है, लेकिन आपको बताना है क्लास। ठीक है, आपको क्लास बतानी है। तो जिनका आंसर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है सिस्टोडा के अंदर आता है फीता कृमि, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन आ गया है, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है? फटाफट से आर्मी क्लर्क का हर बच्चा आंसर करेगा। फटाफट से आंसर दे, मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? ए ऑप्शन 65 से 70%, बी ऑप्शन 50%, सी ऑप्शन 60%, डी ऑप्शन 80%। तो मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना है? 65%, बिल्कुल राइट आंसर है। 65 से 70%। याद रखना, ऑप्शन अगर बहुत ही दूर दूर है, जैसे 2024 में 80% भी आंसर रहा है, वहाँ ऑप्शन नज़दीक नहीं है, वहाँ ऑप्शन 10, 15, 20 ऐसे ऑप्शन है, इसलिए आंसर 80 रहा है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नोट कर लेना। और शुद्ध जल में ऑक्सीजन भी बताओ। शुद्ध जल में ऑक्सीजन, और सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जल से प्राप्त हुआ था? शुद्ध जल में ऑक्सीजन 88.89% होता है। ठीक है, शुद्ध जल में ऑक्सीजन भी नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का क्वेश्चन। कमेंट्स करने शुरू करें, सभी के कमेंट्स पढ़े जाएंगे, 11वें क्वेश्चन का फटाफट से आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी। फटाफट से आंसर करें, देखता हूं कितने जानदार शानदार आपके आंसर रहने वाले हैं। 11वें क्वेश्चन का बताएं। ठीक है, क्वेश्चन है कंप्यूटर के संदर्भ में मॉडम का विस्तार रूप है। मॉडम का फुल फॉर्म बता दीजिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। कल भी मॉडम पे आधारित क्वेश्चन क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर में आया था, जो हमने सॉल्व कराया था। तो इसका ए बिल्कुल राइट आंसर है। मॉड्यूलेटर, डिमॉड्यूलेटर, बिल्कुल ए राइट आंसर है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। 12वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश है। बताइए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश है। सभी के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, फटाफट से आंसर करें। क्या डैश है बताना है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होती हैं सभी को बताना है, फटाफट से आंसर करें, सभी के जवाब आने चाहिए। तो जिनका आंसर सी है उनका सही है, बी नहीं है, इसका आंसर सी है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन, डैश की मदद से उपयोगकर्ता किसी फाइल का प्रकार की पहचान कर सकते हैं। क्यों, किसका उपयोग करके जो यूजर है वो किसी फाइल के प्रकार टाइप का पहचान कर सकता है। सभी के कमेंट्स आने चाहिए, सभी के कमेंट आने चाहिए। ए ऑप्शन फाइल एक्सटेंशन, बी ऑप्शन फोल्डर, सी ऑप्शन पार्ट, डी ऑप्शन फाइल नेम। तो भैया आपको बताना है। तो फाइल एक्सटेंशन जिनका है बिल्कुल राइट आंसर है। फाइल एक्सटेंशन की मदद से यूजर किसी फाइल के प्रकार की पहचान, आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन फटाफट से आंसर करेंगे। कंप्यूटर की मदद से शिक्षा प्राप्त करने की लोकप्रिय विधि कहा जाता है। तो शिक्षा प्राप्त की जाती है वो इनमें से किस लोकप्रिय विधि से की जाती है? फटाफट आंसर आना चाहिए, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ए ऑप्शन ई लर्निंग,
बी ऑप्शन आइसोलेटेड लर्निंग, सी ऑप्शन आई लर्निंग, डी ऑप्शन क्लोज लर्निंग। तो कंप्यूटर की मदद से जो शिक्षा एजुकेशन है उसका लोकप्रिय तरीका बताना है। तो बहुत सारे बच्चों का सही जवाब भी आया है, ई लर्निंग ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ये क्लर्क का प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर सेट चल रहा है, जिसमें जीके साइंस और कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं और 50% 50% 25 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, जनरल इंग्लिश के। 15वां क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर करेंगे सभी विद्यार्थी, फटाफट से आंसर करेंगे। 15वां क्वेश्चन, एमएस वर्ड में आरटीएफ का विस्तार रूप। तो एमएस वर्ड में फुल फॉर्म बतानी है, सभी को अपने आंसर करने हैं, सभी को फटाफट से आंसर करने हैं। देखते हैं कितना बच्चा राइट आंसर करेगा, कितना बच्चा राइट आंसर करेगा। आरटीएफ का विस्तार रूप बताना है। ए ऑप्शन रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, बी ऑप्शन रियल टाइम फॉर्मेटिंग, सी ऑप्शन रियली टेक्स्ट फाइल्स, डी ऑप्शन रियल टाइम फॉन्टेस। सभी को फटाफट से एमएस वर्ड में आरटीएफ। लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद मैथ्स को सॉल्व करेंगे डीके सर के साथ, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश भी सॉल्व करेंगे दीपक सर के साथ, ठीक है। कंप्लीट टीम के साथ जुड़ जाइए, सभी बच्चे समय से जुड़े, ठीक है। बहुत ही बढ़िया प्रीवियस ईयर न्यू पैटर्न पे सॉल्व करा रहे हैं सभी बच्चे। गुरु दक्षिणा के रूप में वीडियो को शेयर कर दें। तो जिनका आंसर ये है बिल्कुल राइट आंसर है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सभी का बहुत शानदार जवाब आया है, बहुत बेहतरीन क्लास चल रहा है। मैथ्स को सॉल्व कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपकी बहुत ही शानदार क्लास चल रही है। अभी अविनाश सर आपको कंप्यूटर और जीके के क्वेश्चन करा के गए हैं। अब बेटा आगे हम मैथ के क्वेश्चन करने वाले हैं। देखते हैं मैथ के क्वेश्चन आपसे क्या कहते हैं। आपका पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, एक तार एक वृत्त के रूप में है जिसकी त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की भुजा ज्ञात कीजिए जो तार को मोड़कर बनाया गया है। तार को मोड़ करके बनाया गया है बेटा, क्या बनाया गया है, वृत्त बनाया गया है। उस वृत्त की बतानी है भुजा। तो इसे कैसे करेंगे बेटा, देखो एक आपका तार है जो वृत्ताकार है, एक वृत्त में ऐसे तुम्हारा जो तार है वो वृत्त के रूप में है, और बेटा ये जो इसकी त्रिज्या है वो कितनी है, वो आपकी 35 है। वो कितनी है, 35 है। तो हम देखेंगे तार की लंबाई कितनी है। तो तार की जो लंबाई होती है उसे बेटा परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे परिधि कहते हैं। और जो परिधि होती है बेटा वो क्या होती है, वो 2 पाई आर होती है। क्या होती है बेटा, 2 पाई आर होती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर होती है। इससे हमें तार की लंबाई पता चल जाएगी, तार कितना लंबा है। तो ये 2 पाई क्या होता है बेटा, 22/7 होता है, और आर 35 है। 7 एकम 7, 7 पंजे 35, और 5 दून 10, और ये 220। ऐसे आपकी 220 सेंटीमीटर तार की लंबाई हो जाएगी। अब इस तार से क्या किया गया है बेटा, इस तार को क्या बनाया गया है, वर्ग बनाया गया है। वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं उसे वर्ग कहते हैं। जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है उसे वर्ग कहते हैं। अब ये टोटल जो तार है उसकी इतनी लंबाई है, तो ये परिमाप है। तो परिमाप जो तार है, तार की जो लंबाई होती है वो बार बार की बाउंड्री, वो परिमाप होता है। क्या होता है, परिमाप। और परिमाप क्या होता है, 4a, और वो कितने बराबर है, 220। तो आप एक ही वैल्यू निकालेंगे, तो 220 के बटे में आप 4 कर देंगे और काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, और ए आपका 55 आ जाएगा। 55 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 55। तो बेटा आपका कौन सा आंसर है, आपका बी आंसर है। बिल्कुल शानदार। जिन जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बच्चा इसे नहीं कर सकता है। इसको बेटा 70 से 80% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से कर लेना, देख लेना। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तुमसे वो इतनी बात पूछ लेता है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, इतनी ही बात पूछ लेगा। फिर वो ये पूछ लेता है आपका जो वृत्त है, वृत्त का परिमाप क्या होता है, वो होता है 4a। इतने इतने क्वेश्चन पूछ लेता है। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, सब बच्चे से अच्छे से कर लेना। हाँ जी बेटा, एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दो संख्याओं का जोड़ 8 है, यदि उनका जोड़ उनके अंतर का 4 गुना है तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सभी बच्चे बताएं, 1 7 6 2 3 5 या 4 4, इनमें से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं का योग 8 है, उनका जोड़ उनके अंतर के 4 गुना है। तो उनका जो जोड़ है, उनके अंतर के 4 गुना के बराबर है। तो सभी बच्चे आंसर बताएं कि आपका क्या आंसर हो जाएगा। देखते हैं सब बच्चे क्या आंसर देने जा रहे हैं, 1 7 6 2 3 5 या 4 4। तो आप सब बच्चे बताएं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। सब बच्चे फास्ट आंसर दें। देखो बेटा जोड़ 10 है, तो इनका जोड़ भी 10 है, इनका जोड़ भी 10 है, इनका जोड़ भी 10 है, इनका जोड़, तो जोड़ से तो पता चल नहीं रहा है। फिर उनका जोड़ उनके अंतर का, इनका अंतर करके देखा बेटा हमने, 7 का और 1 का अंतर किया, कितना आ गया 6, अंतर कितना आ गया 6। और ये जोड़ कितना था 8, जोड़ कितना है 8, उसके 4 गुना नहीं है, तो ये गलत हो गया है।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 6 और 2 इसका अंतर कितना आ गया, 4। 4 ये जोड़ के बेटा 4 गुना नहीं है, जोड़ का 4 गुना होना चाहिए, ये भी गलत हो गया है। तीसरा लिया हमने 3 और 5 अंतर कितना है, 2 और ये जोड़ के 4 गुना के बराबर है। हाँ जी, अगर 2 को 4 से गुना करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा। तो इनका जो अंतर है, जोड़ जो है उनके अंतर के 4 गुना है, इसको 4 गुना तो है ही बेटा ये, तो आपका आंसर हो जाएगा सी, और सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया बेटा। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 18 क्या कहता है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी जिसकी ऊंचाई आना चाहिए बेटा यहाँ, जिसकी ऊंचाई 15 मीटर और त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बेटा एग्जाम में रिपीट होता है, तो सभी बच्चे इसका आंसर बता दें कि क्या आपका आंसर हो जाएगा। लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का सूत्र भी बहुत आता है, लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, केवल फार्मूला ही पूछते हैं। तो सभी बच्चे बताओ ए बी सी डी में से कौन सा रहेगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या डी आएगा। सभी बच्चे फास्ट आंसर दें, देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देने जा रहे हैं। सभी बच्चे बेटा फॉर्मूला इसका याद रखना, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन मोस्ट इंपोर्टेंट है, फॉर्मूला ही कई बार बेटा एग्जाम में पूछा गया है। बेलन का जो आयतन होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो पाई क्या होता है बेटा, पाई होता है 22/7, आर कितनी है 7 गुना 7 और एच कितनी है 15, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7 और इसकी गुना कर देंगे, 15 सत्ते 105 होते हैं और 22 से गुना कर दो बेटा, कैसे कर दोगे, 5 2 पंजे 10 और ये आ गया 2 और फिर ये आपका दोबारा से यही आ गया और आपका यहाँ पे आ गया 2310। तो 2310 है जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2310, 2310 कौन सा है, ए, और ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का ए आंसर उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 19 की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 128 की पावर 2/7 का मान ज्ञात कीजिए। सभी बच्चे बताओ 16, 8, 9 या इनमें से कोई नहीं, कौन सा आंसर होने जा रहा है। 128 की पावर 2/7 का मान इनमें से बताएं कि कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। सभी बच्चे फास्ट आंसर दें, देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देने जा रहे हैं। 128 है बेटा, 128 की पावर क्या है 2/7, तो इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर करोगे तो 2 छिक्के 12, 2 चौक 8, फिर 2 से कर देंगे 32, फिर 2 से कर देंगे 16, फिर 2 से कर देंगे 8, फिर 2 से कर देंगे 4, फिर 2 से कर देंगे 2, फिर 2 से कर देंगे 1। इस तरह से बेटा बन जाएगा। अब देखते हैं 2 कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 7 बन गए हैं। तो 128 को क्या कर सकते हैं हम, 128 को लिख सकते हैं 2 की पावर 7, और ऑलरेडी पावर बेटा 2/7 है, 7 से 7 काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 की पावर 2 बच गया, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका कौन सा आंसर है, बिल्कुल शानदार। जो बच्चे डी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी आपका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत बढ़िया बेटा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे 20 क्या कहता है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या दे रखी है बेटा, अभी हमने एक वृत्त का क्वेश्चन किया था, एक वृत्त है उसकी जो त्रिज्या दे रखी है, त्रिज्या क्या है, ये त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या है, तो उसका क्षेत्रफल पूछा है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, अंदर का पार्ट होता है, ये क्षेत्रफल होता है, क्या होता है बेटा, ये क्षेत्रफल होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई 22/7 होता है, ये 7 गुना में 7 हो जाएगा, 7 से 7 काट देंगे और आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बेटा आपका कौन सा आंसर है, आपका ए आंसर है। बहुत ही शानदार है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बेटा बहुत बार रिपीट हुआ है, सभी बच्चे अच्छे से कर लेना। बहुत ही शानदार, जिन बच्चों ने ए आंसर दिया है, 154 आंसर दिया, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। सभी बच्चे बताओ कि ए बी सी डी में से कौन सा आपका आंसर हो जाएगा। शंकु क्या होता है बेटा, शंकु इस तरह का होता है, इसे इंग्लिश में कौन कहते हैं, और कौन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, ये पूछ रहा है। जो ऊपर जो ऐसे है, जो बाहर की कवर है वो भी, और जो नीचे का है वो भी, वो बताना है। जैसे तेल की कूपी होती है वो शंकु आकार की होती है बेटा, तो नीचे का जो कवर है जो गोल गोल है वो भी बताना है, और जो खड़ी हुई चद्दर है वो भी बतानी है, हमें टोटल बताना है। इसे कहते हैं टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसका फार्मूला क्या होता है, पाई आर और आर प्लस एल, ये बेटा फार्मूला होता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में ये फार्मूला पूछा गया है। बहुत शानदार, जो जिन बच्चों का ये आंसर है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर बेटा 22 की बात करते हैं। ए और बी मिलकर एक कार्य 10 दिन में कर सकते हैं, ए अकेला उस कार्य को 15 दिन में करता है, तो बताओ कि बी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा कर लेगा। तो बेटा इसमें कैसे करते हैं, ए और बी 10 दिन में करते हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा,
ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं और बहुत आसान होते हैं। जो दोनों का दे रखा है उसे यहाँ लिखेंगे, जो अकेले का दे रखा है उसे इसके साथ गुना करेंगे। जो भी दे रखा है ऊपर तो उन्हें गुना ही करना है। एक का पूछा है, अकेले का पूछा है, तो इन दोनों को घटा के नीचे लिख दो। 5 से कम 5 और 5 15 है, और आपका 30 आंसर हो जाएगा। 30 दिन में वह काम को कंप्लीट करेगा। और 30 दिन कौन सा है? सी। और सी बेटा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का सी है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत शानदार। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे क्या कहता है? कहता है 512 का क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। क्यूब रूट को क्या कहते हैं बेटा? घनमूल कहते हैं। घनमूल निकालना है। 512 का घनमूल क्या होता है? सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि 512 का आपका घनमूल क्या हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन आता है। काफी बार बेटा घनमूल के क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, तो सभी बच्चे फास्ट आंसर बताएं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल शानदार बेटा। यहाँ पे क्या है? 2 का 8 आता है, 3 अंक हटा दी और आपका आंसर आ जाता है 8। 8 आपका राइट आंसर हो गया है। जिस बच्चे को घनमूल निकालनी ना आए वो बेटा प्लेलिस्ट में, लॉर्ड कृष्णा की प्लेलिस्ट में 44 वीडियो है, उसमें एक घनमूल की वीडियो बता रखी है बेटा, देख लेना। एक ही वीडियो में आपको घनमूल निकालना आ जाएगा। 3 सेकंड में, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन हो, आप हर एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। तो बेटा यहाँ पे क्या है? डी। और डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि 8 आंसर है, तो आपका इनमें से कोई नहीं। घनमूल की बेटा बहुत ही आसान सी एक वीडियो बनी हुई है, बहुत आसान तरीके से बनी हुई है। इसको भी बच्चा देख लेना, प्लेलिस्ट में है लॉर्ड कृष्णा के में। 44 वीडियो में से देख लेना, मैथ की 44 वीडियो पड़ी हुई है। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। एक रेडियो का क्रिय मूल्य 750 रुपये है और विक्रय मूल्य 900 रुपये है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बेटा बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। पहले बहुत आते थे ये क्वेश्चन, आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज तो हुआ है, लेकिन आजकल भी इस तरह का क्वेश्चन तो आएगा ही, क्योंकि मेथड अच्छा है। तो यहाँ क्या क्रिय मूल्य क्या है बेटा? 750 है। विक्रय मूल्य कितना है? 900 है। तो लाभ कितना आ गया? 150। लाभ कितना आ गया बेटा? 150। 150 लाभ आ गया है, तो लाभ परसेंट निकालना है। लाभ परसेंट कैसे निकालते हैं? लाभ परसेंट निकालते हैं लाभ बटे में क्रिया मूल्य गुना में 100। और बेटा आप यहाँ से निकाल लोगे 0 से 0, 15 कम 15, 15 पंजे 75, 5 कम 5 और 5 दूनी 10 और 0, और 20% आपका लाभ आ जाएगा। 20% कौन सा है बेटा? डी। और डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार। जिन बच्चों का 20% आंसर आ रहा है उनको बिल्कुल राइट आंसर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना बेटा। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है यदि a अनुपात b बराबर 5 अनुपात 6, b अनुपात c बराबर 9 अनुपात 15, तो ac का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी बच्चे इसका आंसर बताएं कि a b c d में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा। देखते हैं सब बच्चे इसका क्या आंसर देने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है बेटा, सभी बच्चे फास्ट आंसर दें। देखते हैं सब बच्चों का क्या आंसर हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तो यहाँ पे क्या है? a अनुपात b अनुपात c जो है हमने लिख दिए। ये 5 है और ये 6 है, ये 9 और 10। इस तरह से सबसे पहले लिख लेते हैं। अब क्या बेटा लेफ्ट राइट फिल करते हैं। वो लेफ्ट राइट फिल करना क्या होता है? जब 6 है तो ऐसे 6 फिल कर देंगे यहाँ पे 6, और यहाँ पे 9 है तो इधर 9 फिल कर देंगे ऐसे। अब हमें ए और सी का बताना है, तो बी को तो काट देंगे, इससे तो मतलब हमारा है नहीं। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा। 9 पंजे 45 और 15 छिक्के 90। तो ये आ गया 45 से कम 45 और 45 दूनी 90। तो 1:2 ए सी का अनुपात आ जाएगा। तो ए सी का जो अनुपात है बेटा 1:2 है, और बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बेटा, बहुत शानदार। आप सभी बच्चों ने मैथ के जो क्वेश्चन है उनका बहुत ही शानदार आंसर दिया है। अब बेटा आगे कंटिन्यू दीपक सर करेंगे। दीपक सर आ रहे हैं और आपकी क्लास इंग्लिश की कंटिन्यू रहेगी। थैंक यू बेटा। लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के इस मॉक टेस्ट में आप सभी अग्निवीरों का स्वागत है। आइए अब हम इंग्लिश के क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला पैराग्राफ है। आइदर द वेल वॉज वेरी डीप और आइज फेल वेरी स्लोली, फॉर शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम एज शी वेंट डाउन टू लुक अबाउट हर एंड टू वंडर what was going to happen next। यहाँ पर एक पर्सन है जिसका नाम एलाइस है। वो क्या रहा है कि वो एक कुएं के अंदर, एक वेल के अंदर जो है वो क्या कर रहा है? वो लगातार उसमें जा रहा है। आइदर द वेल वॉज वेरी डीप, या तो जो कुआं था वो बहुत ही गहरा था, या जो एलाइस था वो उसके अंदर स्लोली जो है वो गिर रहा था। For she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next। जो एलाइस है वो स्लोली उसमें गिर रही है। For she had plenty of time, उसके पास काफी समय है इधर उधर देखने का।
और वो आश्चर्यचकित है कि आगे क्या होने वाला है। यहाँ पर एयाइस नाम की एक पर्सन है, एक लड़की कह लो या महिला कह लो, वो है जो एक कुएं के अंदर धीरे धीरे गिर गई है और उसके पास काफ़ी समय है इधर उधर देखने का, और वो आश्चर्य से भरी हुई है कि आगे क्या होने वाला है, या कुआं बहुत ज़्यादा गहरा था। इन दो में से एक बात यहाँ पर है। फर्स्ट शी ट्राइड टू लुक डाउन एंड मेक आउट व्हाट शी वॉज कमिंग टू। पहले उसने नीचे देखने की कोशिश की और समझने की कोशिश की कि क्या आ रहा है, बट इट वॉज टू डार्क, लेकिन बहुत ज़्यादा क्या था, अंधेरा था, टू सी एनीथिंग, कुछ भी देखने के लिए, यानी इतना ज़्यादा अंधेरा था कि कुछ भी साफ साफ दिखाई दे नहीं रहा था। देन शी लुक्ड एट द साइड्स ऑफ द वॉल वेल, फिर उसने जो वेल यानी जो कुआं है उसकी साइड्स में देखा, एंड नोटिस्ड दैट दे वर फिल्ड विद कप बोर्ड्स एंड बुक शेल्व्स, और उसने नोटिस किया कि वो जो साइड थी वेल की वो कप बोर्ड और बुक शेल्व से भरी हुई है। Here and there she saw maps and pictures hung up on pegs. यहाँ वहाँ उसने देखा कि मैप्स यानी नक्शे थे, पिक्चर्स यानी तस्वीरें थी, hung up on pegs जो खूटियों पर क्या थी, pegs का मतलब होता है बेटा खूटियाँ, जो खूटियों पर क्या थी, लटकी हुई थी। She took down a jar from one of the shelves as she passed. उसने एक शेल्फ में से एक जार जो है वो उसमें उस जार को लिया, टुक डाउन किया। एज शी पास्ड इट वॉज लेबल्ड ऑरेंज मार मायाड, ऑरेंज मार मयादे। तो उस पर जो लिखा हुआ था, उस पर जो लेबल था, वो ये लेबल था ऑरेंज मार मयादे। बट टू हर ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट इट वॉज एम्प्टी, लेकिन वो जो जार था वो खाली था, इसको देखकर उसे बड़ी निराशा हुई। शी डिड नॉट लाइक टू ड्रॉप द जार फॉर फियर ऑफ किलिंग समबडी, वह उस जार को ड्रॉप नहीं करना चाहती थी। सो शी मैनेज टू पुट इट इनटू वन ऑफ द कप बोर्ड्स एज शी फेल पास्ट इट। तो उसने क्या किया, फिर उस जार को एक कप बोर्ड के अंदर क्या कर दिया, उसको रख दिया, उसको इस तरह से उस जार को उसने मैनेज किया। देखिए बेटा यहाँ पे क्या कहा जाएगा, थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली बता देता हूँ ताकि क्वेश्चंस को करने में आपको आसानी हो। एयाइसा नाम की एक फीमेल है जो एक कुएं के अंदर जा रही थी, या तो कुआं बहुत ज़्यादा गहरा था या वो जाने में इतना समय ले गई थी कि वो दाएं बाएं आसानी से देख रही थी। पहले उसने नीचे देखने की कोशिश की, कुएं के बिल्कुल नीचे, लेकिन वहाँ बहुत अंधेरा था तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। फिर उसने कुएं की दीवारों की तरफ देखा, तो जब उसने कुएं की दीवारों की तरफ देखा यानी कुएं की साइड्स की तरफ देखा, तो उसे बुक शेल्व्स दिखाई दी, उसे कप बोर्ड्स दिखाई दिए जो वो भरे हुए थे, और उनमें से और खूटियों पर उसको बहुत सारे पिक्चर्स और बहुत सारे मैप्स जो है वो लटके हुए दिखाई दिए। तो उसने से शेल्व्स में से उसने एक जार निकाला, उस जार पर ये लिखा हुआ था। उसने जार को देखा तो उसने पाया कि वो जार जो था वो खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था। वो उसको ड्रॉप नहीं करना चाहती थी, तो उसने क्या किया, उसको दोबारा से कपबोर्ड के अंदर मैनेज किया। ये बेटा पूरा पैराग्राफ है। अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एयाइस थॉट शी वॉज फॉलिंग स्लोली बिकॉज शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू लुक अराउंड हर, वेरी वॉज वेरी शैलो, शी हैड नो टाइम टू लुक अराउंड हर, शी वॉज इन हरी। एयाइस थॉट शी वॉज फॉलिंग स्लोली बिकॉज, एयाइस को लग रहा था कि वह धीरे धीरे गिर गई है, बिकॉज शी हैड प्लेंटी ऑफ टाइम टू लुक अराउंड हर, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि एयाइस को ऐसा लग रहा था कि वह धीरे धीरे गिर रही है क्योंकि उसके पास काफ़ी समय था इधर उधर देखने का, इसलिए उसको ऐसा लगा कि वह जो है स्लोली जो है वो कुएं के अंदर फॉल कर गई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द साइड्स ऑफ द वॉल्स फिल्ड विद, जो वॉल्स की साइड थी वो किससे फिल थी, ऑरेंज मार मारियाडा, पिक्चर्स, कप बोर्ड्स एंड बुक शेल्व्स, मैप्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर सी, कप बोर्ड्स एंड बुक शेल्व्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज हंग ऑन द पेग्स, पेग्स पर क्या जो है वो लटका हुआ था। पेग्स मैंने बताया आपको खूटियां होती है,
हंग का मतलब लटकना। पैक्स पर क्या लटका हुआ था? ऑरेंज मार्मेलेडा, जार्स, मैप्स एंड पिक्चर्स, बोटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मैप्स एंड पिक्चर्स। हमने देखा था मैप्स एंड पिक्चर्स जो थे वो पैक्स पर लटके हुए थे, हंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Why was Elias disappointed with the jar? He used the jar, jar was broken, jar was full, jar was empty. जार को देखकर या जो है डिसअपॉइंटमेंट यानी एलियास को निराशा क्यों हुई? क्योंकि जार जो था वो खाली था, जार वाज एम्प्टी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड शी डू विद द जार? उसने जार के साथ क्या किया? शी एट द ऑरेंज मार्मेलेड फ्रॉम द जार, शी पुट इट इनटू वन ऑफ द कपबोर्ड्स, शी ड्रॉप द जार, शी केप्ट द जार विद हर। देखो हमने पढ़ा था कि वो उसको ड्रॉप तो करना नहीं चाहती थी। उसने क्या किया था? जार जिस कपबोर्ड में से निकाला था तो उसने जार को मैनेज किया था दोबारा कपबोर्ड में डाल के। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। चलिए हम नेक्स्ट की पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। द किंग ऑफ कानपुर वॉज अ वाइस मैन। जो कानपुर के किंग थे वो एक बुद्धिमान व्यक्ति थे। He had only one son, उनका एक ही पुत्र था। This prince was a young boy and the king was an old man। ये जो प्रिंस था, ये जो राजकुमार था वो एक जवान लड़का था, लेकिन जो राजा थे वो एक बुरे व्यक्ति थे। So the king wanted an honest advisor of his son। तो राजा अपने बेटे के लिए एक ऑनेस्ट एडवाइजर यानी एक ईमानदार सलाहकार चाहते थे। He called all his noblemen to his court one day and asked them to listen to him carefully and answer his question honestly। एक दिन उन्होंने जितने भी उनके नोबलमैन थे, नोबलमैन का मतलब होता है बेटा एक ऐसा व्यक्ति जिसकी समाज में ऊंची प्रतिष्ठा होती है, उसे नोबलमैन कहते हैं। तो उन्होंने अपने कोर्ट यानी दरबार में, उन्होंने अपने दरबार में एक दिन अपने सभी नोबलमैन को बुलाया और उनको कहा कि ध्यान से उन्हें सुने, यानी राजा को वो ध्यान से सुने और उसके प्रश्न का उत्तर दें ईमानदारी के साथ। द क्वेश्चन इज, राजा ने कहा प्रश्न ये है, एम आई ए वाइस एंड ऑनेस्ट किंग? क्या मैं एक वाइस यानी बुद्धिमान और ईमानदार राजा हूं? ऑल द नोबलमैन लिसन टू द क्वेश्चन, लिसन टू द किंग केयरफुली एंड एवरी वन ऑफ देम रिप्लाइड। जितने भी नोबलमैन थे उन्होंने राजा को बहुत ध्यान से सुना और प्रत्येक ने उत्तर दिया, सर यू आर द मोस्ट ऑनेस्ट मैन इन दिस वर्ल्ड। कि श्रीमान आप इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ईमानदार व्यक्ति हैं। एंड देयर इज नो किंग वाइजर देन यू। और आपसे ज्यादा कोई भी राजा बुद्धिमान नहीं है। ओनली वन नोबलमैन डिड नॉट रिप्लाई। सिर्फ एक ही नोबलमैन ऐसा था जिसने जवाब नहीं दिया। ही वॉज सिटिंग क्वाइटली इन अ कॉर्नर। वह कॉर्नर के अंदर शांति से बैठा था। द किंग गेव ए डायमंड टू ईच ऑफ द नोबलमैन। राजा ने प्रत्येक नोबलमैन को, जिन्होंने भी उत्तर दिया था, उस प्रत्येक नोबलमैन को राजा ने एक हीरा दिया, एक डायमंड दिया। एंड देन ही टर्न टू द क्वाइट नोबलमैन। फिर राजा उस नोबलमैन की तरफ बढ़ा इन द कॉर्नर, जो कॉर्नर में था, जिसने जवाब नहीं दिया था, जो शांत बैठा था। ही सेड टू हिम, उसने कहा, व्हाई आर यू क्वाइट माई फ्रेंड? राजा ने बोला उस नोबलमैन से कि मेरे मित्र आप शांत क्यों हैं? आई वॉन्ट टू हियर योर आंसर। मैं आपका आंसर सुनना चाहता हूं। द नोबलमैन इन द कॉर्नर बोर्ड एंड सेड। जो नोबलमैन कॉर्नर में था उसने सर झुकाया और बोला, The other noblemen have given you very pleasing answers। उस नोबलमैन ने जवाब दिया कि जो बाकी नोबलमैन हैं उन्होंने आपको जो आंसर दिया है वो ऐसा आंसर दिया है जिससे आपको प्रसन्नता हो। My answer will not be pleasing to you। मेरा जो उत्तर है वो आपको प्रसन्न नहीं करेगा। Therefore I am quiet। इसलिए मैं शांत हूं। But the king wanted an answer फ्रॉम हिम। लेकिन राजा को उससे उत्तर चाहिए था। तो ही गोट अप एंड सेड। तो राजा खड़ा हुआ और बोला, सो ही गोट अप एंड सेड, सॉरी यहाँ पर ये जो ही है ये नोबलमैन है। तो वह खड़ा हुआ और बोला, सर यू आर वाइस एंड ऑनेस्ट रूलर बट देयर हैव बीन वाइजर एंड मोर ऑनेस्ट रूलर्स देन यू। तो उस नोबलमैन ने राजा को बोला कि श्रीमान आप एक वाइस और ऑनेस्ट रूलर हैं, यानी एक बुद्धिमान और ईमानदार शासक हैं, लेकिन देयर हैव बीन वाइसर एंड मोर ऑनेस्ट रूलर्स देन यू। लेकिन आपसे ज्यादा भी बुद्धिमान और ईमानदार शासक हैं। ही गेव हिम ए बिग डायमंड। राजा ने उसे एक बड़ा डायमंड दिया। एंड सेड, और कहा,
You are the honest man and so you are fit person to be my son's advisor. कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इसलिए आप मेरे सन के, मेरे बेटे के एडवाइजर बनने के लिए फिट हैं. द नेक्स्ट डे द अदर नोबलमैन केम टू द किंग. अगले दिन दूसरे नोबलमैन राजा के पास आए एंड सेड, उन्होंने कहा, सर वी टुक द डायमंड्स टू योर ज्वेलर. कि आपके जो डायमंड थे हम आपके ज्वेलर के पास यानी आपके झोरी के पास ले गए. ही सेज दे आर फाल्स. उन्होंने कहा कि ये जो डायमंड है ये नकली फाल्स है. द किंग स्माइल्ड एंड सेड. राजा मुस्कुराया और कहा, ही इज राइट, कि वह ठीक है. द डायमंड्स आर फाल्स. जो हीरे हैं वो डायमंड्स जो हैं वो नकली हैं. यू गेव मी फॉल्स प्रेज एंड आई गेव यू फॉल्स डायमंड. तुमने मुझे झूठी प्रशंसा दी, मैंने तुम्हें झूठे डायमंड दिए. यानी राजा ने उस नोबल मैन को छोड़कर बाकी जितने भी नोबल मैन थे उनको जो डायमंड दिए थे वो फॉल्स थे. और राजा ने रिप्लाई किया, राजा ने आंसर किया कि तुमने भी तो मेरी फॉल्स प्रेज की थी, यानी तुमने भी तो मेरी झूठी प्रशंसा की थी, तो इसलिए मैंने तुम्हें जो डायमंड दिए वो भी नकली थे, वो भी फॉल्स थे, झूठे थे. चलिए अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, द किंग ऑफ कानपुर वांटेड एन एडवाइजर फॉर हिज सन बिकॉज. जो कानपुर के किंग हैं वो एक एडवाइजर चाहते थे उसके बेटे के लिए, क्योंकि द किंग वॉज एन ओल्ड मैन, हिज एडवाइजर वॉज डिसऑनेस्ट, देयर वॉज नो वाइस मैन इन हिज कोर्ट, हिज सन वॉज फोर. द आंसर इज द किंग वॉज एन ओल्ड मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु न्यू द रीजन फॉर गिविंग फॉल्स डायमंड टू सम द नोबल मैन. यानी कि जो फॉल्स डायमंड्स नोबल मैन को दिए गए थे, तो फॉल्स डायमंड देने का रीजन कौन जानता था? बोथ द किंग एंड द नोबल मैन, नो वन न्यू, प्रिंस, बोथ द किंग एंड द प्रिंस. देखो जो नोबल मैन थे और जो राजा थे ये दोनों ही आंसर जानते थे कि वो जो रीजन है वो जानते थे कि जो डायमंड है वो फॉल्स है, क्योंकि राजा ने स्वयं वो रीजन नोबल मैन को दिया था, इसलिए दोनों जानते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द किंग कॉल्ड हिज नोबल मैन कोर्ट बिकॉज. राजा ने नोबल मैन को उसके कोर्ट में बुलाया यानी उसके दरबार में बुलाया क्योंकि ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट फॉल्स डायमंड्स, ही वांटेड टू पनिश देम, ही वांटेड टू फाइंड एन ऑनेस्ट नोबल मैन, ही वांटेड टू हियर फॉल्स प्रेज. तो राजा को चाहिए था एक ऑनेस्ट नोबल मैन अपने बेटे के लिए, इसलिए उसने सभी नोबल मैन को बुलाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन ऑफ द नोबल मैन वॉज साइलेंट बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू स्पीक, ही वॉज डिसऑनेस्ट, he did not believe in false praise, he was waiting for his turn. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? he did not believe in false praise. जो नोबल मैन शांत बैठा था उसने ये आंसर दिया था कि बाकी नोबल मैन ने आपको जो आंसर दिया है वो आंसर आपकी प्रसन्नता के हिसाब से दिया है, लेकिन मैं जो आपको आंसर दूंगा वो आंसर आपको खुश नहीं करेगा, आपको प्रसन्न नहीं करेगा. तो he did not believe in false praise इसका करेक्ट आंसर हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the king gave false diamond to some of his noblemen because the noblemen were not honest, the noblemen were greedy, the noblemen were loyal, the noblemen spoke truth. इसका आंसर हो जाएगा ए, the noblemen were not honest. राजा ने false diamond दिया उसके कुछ noblemen को क्योंकि जो noblemen थे वो honest नहीं थे. चलिए बेटा आगे चलते हैं हम. fill in the blanks using the correct articles. हमें आर्टिकल्स यहाँ पर फिल करना है. ही डाइड विदाउट डैश ईयर. देखिए बेटा ये यहाँ पर जो एच है ये साइलेंट है, इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा, ये जो एच है ये साइलेंट है, इसका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो ईयर होगा. अब ई जो है वो क्या है? वोवल साउंड है. वोवल साउंड से पहले क्या आता है? एन आता है. जो ईयर है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई ईट एन एग अ डे. डे से पहले क्या आएगा? ए आएगा. ये क्वेश्चन कल भी आया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनिक्स इज डैश एग्जाम्पल ऑफ टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. अब देखिए बेटा एग्जाम्पल ऑफ यूनिक्स क्या है? एग्जाम्पल है. किसका एग्जाम्पल है? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है. तो एग्जाम्पल से पहले क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, ए नहीं आएगा यहाँ पे, है ना. एग्जाम्पल इस वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है और वोवल साउंड से स्टार्ट होने वाले वर्ड से पहले क्या आता है?
एन आता है। अब दोबारा PQRS वाला क्वेश्चन है, कई वाला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, कोई बात नहीं, दोबारा करते हैं आज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब आएगी। वर्ब हमें कहाँ दे रखी है, क्यू में दे रखी है। तो जो क्यू वाले आंसर हैं ये आंसर होंगे, ये दो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि पी, आर और एस में क्या है, हमें वर्ब नहीं दे रखी। तो सब्जेक्ट के बाद आएगी वर्ब। वॉज नॉट ओनली, अब नॉट ओनली के बाद क्या आना चाहिए, नॉट ओनली के बाद आना चाहिए, क्या आना चाहिए, नॉट ओनली के बाद आना चाहिए हमारा कोई नाउन। तो नॉट ओनली के बाद आना चाहिए नाउन। अब नाउन दे रखा है या तो आर में या एस में। अब क्यू के बाद आर या एस, क्यू के बाद मुझे पी दिया और एस दिया है, आर तो दिया ही नहीं है, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। समझ में आया। नॉट ओनली के बाद नाउन आना चाहिए, ये दोनों ही नाउन है, स्टेट्समैन भी नाउन है, स्कॉलर भी नाउन है, लेकिन क्यू के बाद मुझे सिर्फ एस वाला ऑप्शन दे रखा है, आर वाला ऑप्शन ही नहीं दे रखा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, देखिए इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म, अब यहाँ पे फिल्म, इस फिल्म के बाद क्या आना चाहिए, कोई वर्ब आनी चाहिए। वर्ब कहाँ दे रखी है मुझे, क्यू वाले ऑप्शन में वर्ब दे रखी है। इस जज, क्यू वाला ऑप्शन, यानी ये तीन जो है ये इसके आंसर इन तीनों में से एक है, डी इसका आंसर नहीं है। यहाँ तक बात समझ आई, क्योंकि इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, अब इसके बाद कोई वर्ब आनी चाहिए। इज जज्ड बाय, अब ध्यान से देखो बाय के बाद क्या आना चाहिए। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, फिल्म की बात कर रहे हैं। ये जो इट्स है ये किसके लिए आएगा, ये आएगा बेटा फिल्म के लिए। बात समझ में आ गई है या नहीं आ गई। इट्स किसके लिए आएगा, फिल्म के लिए आएगा। तो बाय के बाद क्या आना चाहिए, इट्स आना चाहिए, यानी क्यू के बाद क्या आना चाहिए, एस आना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्यू के बाद एस किस ऑप्शन में है, ए में, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। बात समझ में आई। ध्यान से देखो, द इफेक्टिवनेस ऑफ ए फिल्म इज जज्ड बाय इट्स थीम। अब थीम किसकी होती है, थीम किसकी होती है, थीम तो फिल्म की होती है ना। बात समझ में आ गई। और इट्स किसके लिए आएगा, फिल्म के लिए आएगा, क्योंकि इट्स निर्जीव वस्तुओं के लिए आता है या जानवरों के लिए आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सभी को क्लियर है। फिल्म के बाद इज जज्ड बाय, इज जज्ड आएगा, वर्ब आनी चाहिए, और इट्स जो है वो फिल्म के लिए आता है, फिल्म के लिए आता है, यानी इज जज्ड बाय इट्स थीम। हम फिल्म की बात कर रहे हैं, तो इज जज्ड बाय किसकी जजमेंट की जा रही है, फिल्म की इफेक्टिवनेस की। कैसे होगी, उसकी थीम से होगी। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसलिए क्यू के बाद क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। बाकी देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इट इज कॉमन दो मिस्टेकन, देखिए ध्यान से देखिए इसको। इट इज कॉमन A destructive works is responsible for belief that science, देखिए बेटा रिस्पॉन्सिबल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल साइंस होगी। बाकी चार ऑप्शन में देखो और तो कोई चीज रिस्पॉन्सिबल हो नहीं गई। तो यानी एस के बाद मुझे क्या चाहिए, एस के बाद मुझे चाहिए क्यू। अब एस के बाद क्यू कहाँ आ रहा है, एस के बाद क्यू तो यहां आ रहा है, और कहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, और नहीं आ रहा, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आया बेटा। रिस्पॉन्सिबल क्या होगी, साइंस ही तो होगी। मिस्टेकन रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकती, बिलीव रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, बिलीव सेट नहीं होगा, क्योंकि इस रिस्पॉन्सिबल से पहले आना चाहिए वो शब्द जो रिस्पॉन्सिबल है। तो वो शब्द क्या है, साइंस है। तो एस के बाद क्या आना चाहिए, तू क्यू, इसका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया। PQRS बेटा ऐसे ही करने और ऐसे ही होंगे, तो फास्ट होंगे, जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें आपको क्या बताना है, एरर बतानी है। Each sentence has been divided into 4 parts. One part of the sentence contains an error. Indicate the part which has the error. अब हमें बताना है उस पार्ट को जिसमें एरर है। The company after much discussion has decided by a majority to accept the inquiry report. अब देखो the company after much discussion, the company के साथ has आएगा, ये तो ठीक है। decided by a majority की जगह आ जाएगा decided with a majority, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका, साइंस कंप्राइसेस ऑफ मैनी ब्रांचेस। ध्यान रखना बेटा कंप्राइसेस के साथ ऑफ नहीं आता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, द कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर लेदर गुड्स बट ऑल्सो प्लास्टिक वेयर्स। इसको ध्यान से देखो बेटा, ये पॉइंट कई जगह काम आएगा। देखो कंपनी क्या है, कंपनी बेटा आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है।
कंपनी क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ध्यान से देखो, ये जो मैन्युफैक्चर है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है बेटा। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ कभी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आती। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लग कर आता है। तो किस पार्ट में एरर है? सी वाले पार्ट में एरर है। दोबारा समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई जगह काम आएगा। कंपनी क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। मैन्युफैक्चर क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई नहीं होती। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी उसमें एस या ई एस लग कर आएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इस रूल को पढ़ते भी हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट, ही इज डैश हॉकी, फोन टू प्ले हॉकी, फोन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी, फोन्ड इन प्लेइंग हॉकी, फोन्ड एट प्लेइंग हॉकी। देखो बेटा, फोन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी हो जाएगा क्योंकि फोन्ड ऑफ का मीनिंग होता है शौकीन। फोन्ड ऑफ का मीनिंग क्या होता है? शौकीन। फोन्ड ऑफ प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेलने का क्या है? शौकीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। दे हैड टू अपॉइंट ए सर्वेंट टू लुक डैश द बेबी। देखो बेटा, बेबी की क्या की जाती है? देखभाल की जाती है। तो देखभाल करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है लुक आफ्टर। तो लुक के बाद यहां क्या आ जाएगा? आफ्टर आ जाएगा। नेक्स्ट है, यू आर रिक्वेस्टेड डैश माई सर्टिफिकेट। आपसे रिक्वेस्ट की जाती है कि आप मेरे सर्टिफिकेट्स को क्या कीजिए? टू लुक एट का टू लुक माई सर्टिफिकेट, यानी मेरे सर्टिफिकेट को देखिए। बात समझ आई बेटा? ऑब्जर्व नहीं आएगा, परस्यू नहीं आएगा, सी एट नहीं आएगा, क्या आएगा? लुक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम बताना है आपको सप्रेस का। सप्रेस का मीनिंग क्या होता है? दबाना, दबना, दबाना, सप्रेस करना, दमन करना। तो इसका सिनोनिम समानार्थक वर्ड होगा सी, कर्ब। एक्सप्रेस, कम्युनिकेट और कन्वे नहीं होगा। सिनोनिम बताना है बेटा, ध्यान रखना। तो कर्ब और सप्रेस दोनों का मीनिंग सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द सिनोनिम ऑफ गिवन वर्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मीनिंग जो होता है अनिच्छुक। क्या होता है? अनिच्छुक। अनिच्छुक इनमें से किसका मीनिंग है? अनुच्छिक मीनिंग है ए का, अनविलिंग। तो रिएक्टेंट का जो सिनोनिम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अनविलिंग हो जाएगा। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चूज द एंटोनिम ऑफ गिवन वर्ड डिसऑर्डरली। तो डिसऑर्डरली का हमें बताना है एंटोनिम, विपरीतार्थक। तो डिसऑर्डरली का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑर्डरली। ठीक है बेटा, आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।